नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप द्वितीय आवधिक परीक्षा यानी PT2 एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 12th हिंदी का पेपर देखेंगे, जो कि 40 मार्क्स का और 1 घंटा 30 मिनट का होता है। इस पेपर में सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। दोस्तों, अपठित गद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले जल्दी जल्दी हमें अपठित गद्यांश को पढ़ना चाहिए। उसके बाद उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से समझते हुए अपठित गद्यांश को यदि पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से हम अच्छी तरह अपठित गद्यांश को हल कर सकते हैं, प्रश्नों के आंसर खोज सकते हैं। तो इस तरह से अपठित गद्यांश को हल करना चाहिए। ये अपठित गद्यांश आप पढ़ सकते हैं और इस पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। मैं इस अपठित गद्यांश को पढ़ चुका हूँ। पहला प्रश्न है, जन आंदोलन के प्रति शहरी मध्य वर्ग के नज़रिए के बारे में लेखक का क्या अभिमत है? तो इसका सही उत्तर है, इस वर्ग में जन आंदोलन को लेकर जागरूकता और समझदारी बढ़ी है। अगला प्रश्न है, सन 70 के दशक के सामाजिक आंदोलनों की क्या विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है, दुनिया का इन आंदोलनों की ओर ध्यान आकर्षण। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संबंधी जन आंदोलन के जन्म के क्या कारण हैं? तो इसका सही उत्तर है, पारिस्थितिक संतुलन और विकास की प्राथमिकता में द्वंद्व यानी संघर्ष। अगला प्रश्न है, जंगल हमारा मायका है से गौरा देवी का क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर है, जंगल हमें माँ की तरह जीवन आवश्यक यानी जीवन के लिए जरूरी स्रोत जैसे ऑक्सीजन देते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस तरह का जन आंदोलन था? तो इसका सही उत्तर है, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय आंदोलन। प्रश्न संख्या 2 में एक पद्यांश दिया गया है, कविता के बहाने कविता से काव्यांश लिया गया है, आप देख सकते हैं, और इस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। काव्यांश है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, कविता एक खेल है से क्या तात्पर्य है? यानी कविता में किए जाने वाले असीम प्रयोग, पहला ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, फूल की तरह कविता क्या होती है? खिलती है। अगला प्रश्न है, कवि ने कविता के समानांतर किसे माना है? बच्चे को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कविता की नहीं है? तो कविता मुरझाती है, यह विशेषता नहीं है, बाकी सभी विशेषताएं हैं कविता की, लेकिन कविता मुरझाती है यह कविता की विशेषता नहीं है कविता के आधार पर। अगला प्रश्न है, कविता की भाषा में कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है, बाकी सभी कविता की भाषा में विशेषताएं, यानी कविता सरल सहज और प्रभावमयी कविता की भाषा में तुकांतता है यानी राइमिंग है, अनुप्रास अलंकार भी है, भाषा में गेयता है, यह कविता में प्रयुक्त भाषा की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है तीसरा, जिसमें वेतन पाठ्यपुस्तक से संबंधित पाठों पर प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक अंक के 5 MCQ टाइप। पहला प्रश्न है, हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट किस रचना में सुनी जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है, जूझ। जूझ का क्या अर्थ होता है? संघर्ष या जूझना। अगला प्रश्न है, अब तू ही बता मैं क्या करूं? अब तू ही बता मैं क्या करूं? पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरेला सुअर की तरह गुर्राता है, तुझे मालूम है। यह किसका कथन है? लेखक की माँ का। अगला प्रश्न है, किसके समझाने पर रतनप्पा ने गड़प्पा को स्कूल भेजने की बात मान ली? तो दत्ताजी राव देसाई के समझाने पर। अगला प्रश्न है, शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है, ऐसा किसे लगने लगा? लेखक आनंदा को।
अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से जनसंचार माध्यम कौन सा नहीं है? तो बाकी तीनों जनसंचार माध्यम हैं, टेलीफोन नहीं है। अगला है मुद्रित माध्यमों की सीमा या कमजोरी है? तो उपयुक्त दोनों, यानी मुद्रित माध्यम जो प्रकाशित होते हैं, छपते हैं, जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ये निरक्षर यानी अनपढ़ों के लिए किसी काम के नहीं है और तुरंत घटी घटनाओं को अन्य माध्यमों की तरह, अन्य माध्यम यानी इंटरनेट, रेडियो, टीवी इत्यादि की तरह संचालित नहीं कर सकते हैं तुरंत घटी घटनाओं को। तो इसमें जो सा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों वो सही है। अगला प्रश्न है भारत में पहला छापाखाना कब खुला था? 1556 में गोवा में। अगला प्रश्न है एंकर पैकेज की विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला है समाचार लेखन की लोकप्रिय शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। अगला है 5वां प्रश्न, जिसमें कोई भी 4 प्रश्न करने हैं जो कि 3-3 अंक के हैं, कुल 12 अंक के। पहला प्रश्न है बादल राग कविता का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो इसके लिए आप बादल राग कविता का काव्य सौंदर्य वाला वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है ख कवि निराला ने बादल के माध्यम से क्रांति का आह्वान किया है, क्यों? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं बादल राग कविता में कवि निराला ने बादलों को क्रांतिकारी के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। जिस प्रकार अत्याचारों की अति हो जाने पर क्रांति का होना अनिवार्य हो जाता है, उसी प्रकार जब धरती गर्मी के अत्याचार से तपने लगती है तब वर्षा रूपी क्रांति से ही धरती का उद्धार संभव है। बादल वर्षा रूपी क्रांति से धरती का नवनिर्माण करते हैं, धरती की तपन को दूर कर उसे हरा भरा बनाते हैं। जिस प्रकार क्रांति में अनेक बलिदान दिए जाते हैं, उसी प्रकार मूसलाधार वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में हानि होती है, परंतु इस त्राहिमाम के बाद प्रकृति रूपी समाज का विकास प्रारंभ होता है। बादलों द्वारा लाई गई बाढ़ से हुई हानि के बाद एक नया सूर्योदय होता है, वृक्ष फलते फूलते हैं, फसलें लहलहाने लगती हैं। उसी प्रकार क्रांति के बाद पीड़ित किसान मजदूर वर्ग की पीड़ा का अंत होता है और हमारा समाज नवनिर्माण नवजीवन की नवीन कहानी लिखता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है उषा कविता के आधार पर प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं उषा का सौंदर्य अनुपम एवं अलौकिक होता है। उषा कविता के आधार पर प्रातःकालीन सौंदर्य। पहला पॉइंट, उषाकालीन आसमान ऐसा प्रतीत होता है मानो नीला शंख हो, जो सौंदर्य, शांति एवं पवित्रता का प्रतीक है। दूसरा पॉइंट, राख से लीपा हुआ चौका हवी गीला पड़ा है, ऐसा प्रतीत होता है नव। अगला पॉइंट, कुछ पल बाद आसमान ऐसा लगता है जैसे काली सिल को लाल केसर से धो दिया गया हो, या फिर जैसे किसी बच्चे ने स्लेट पर लाल खड़िया या चौक मल दिया हो। अगला पॉइंट, कुछ समय बाद जब सूरज की आभा प्रकट होने लगती है तब ऐसा लगता है मानो किसी सुंदरी का रूप सौंदर्य साफ निर्मल पानी में झिलमिला रहा हो। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने शिरीष को अवधूत क्यों कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। अवधूत का अर्थ है सांसारिक बंधनों, विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति, यानी सन्यासी, जो हर परिस्थिति में समान रूप से व्यवहार करे। शिरीष को अवधूत निम्नलिखित आधारों पर कहा गया है। शिरीष एक सन्यासी की भांति कालजयी है, उस पर ऋतुओं यानी गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह भीषण गर्मी में भी अवधूत की भांति अविचल रूप से सदैव खिला रहता है। शिरीष एक सन्यासी की भांति बाहर से कठोर, किंतु उसका अंतर्मन यानी पत्ते और फूल बहुत ही कोमल होते हैं। शिरीष एक अवधूत है क्योंकि वह लोगों को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी साहस रखने और हार नहीं मानने की प्रेरणा देता रहता है। अगला प्रश्न है, शिरीष का फूल निबंध के माध्यम से लेखक द्वारा क्या संदेश दिया गया है? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। शिरीष का फूल मात्र एक संज्ञा नहीं है, एक भाव है, एक प्रेरणा है,
जिसे लेखक ने समाज को देने का प्रयास किया है। इस पाठ से हमें निम्नलिखित संदेश मिलते हैं। पहला, शीरीष का पेड़ भीषण गर्मी में भी फूलों से लदा रहता है, उसी प्रकार हमें भी प्रतिकूल परिस्थिति में निराश होने की बजाय आशा और उम्मीद से परिपूर्ण बने रहना चाहिए। जिस भीषण गर्मी में बहुत कम पेड़ों में फूल आते हैं, अनेक पेड़ सूख जाते हैं, ऐसे में शीरीष फूलों से लहकता रहता है। इसी प्रकार हमें भी समस्याओं का सामना करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए और उम्मीद रूपी फूलों से सज्जित रहना चाहिए। शीरीष के फूल और फल की तरह जीवन में कोमलता और कठोरता का होना आवश्यक है। शीरीष का फूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अजेय जिजीविषा शक्ति का संचार करता है। संघर्ष ही जीवन है, गतिशीलता में ही प्रगति है। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो नाटक से आप क्या समझते हैं? 3 अंक का है, तो इसके लिए आप रेडियो नाटक वाला वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। अगला प्रश्न है रचनात्मक लेखन से संबंधित, जो कि 5 अंक का है। इनमें से चारों में से किसी एक पर रचनात्मक लेख लिखना है 150 से 200 शब्दों में। रचनात्मक लेख कैसे लिखना चाहिए, इसके लिए आप रचनात्मक लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।